देहरादून में कल से होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी। कल पीएम मोदी करेंगे समिट का उद्घाटन। सीएम धामी ने कहा, राज्य के लिए समिट बेहद महत्वपूर्ण। सीएम धामी ने की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। 3 लाख करोड़ निवेश का कर चुके एमओयू। किसानों के समर्थन में उतरे पूर्व सीएम हरीश रावत। गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठे। सरकार जल्द गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करे जारी। तीसरे दिन भी ट्रक चालकों की हड़ताल जारी। पहाड़ी इलाकों में रुकी सामान की सप्लाई। चालान और पुलिस व्यवहार के खिलाफ हड़ताल। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां देहरादून में कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है। उन उद्यमियों के साथ एमओयू को प्राथमिकता दी जा रही है जो युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दे सके। वहीं मुख्यमंत्री ने एफआरआई में 8 और 9 नवंबर को आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट की तैयारी का भी जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में की जा रही तैयारियों को परखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से जुड़े जितने भी काम हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। सड़कों के सौंदर्यीकरण का काम तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए यह बड़ी समिट है। राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो और इससे युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा हो, यह सरकार का मुख्य ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर सभी एमओयू किए जा रहे हैं। नमस्कार, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित हो रही इस इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश, देश, दुनिया से पधारे आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर आधारित हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए राज्य में अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगामी भविष्य में देवभूमि को संपूर्ण विश्व में एक अग्रणी राज्य बनाने के सपने को साकार करना है। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भारतवर्ष को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। हमारी सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ के एमओयू किए जा चुके हैं और इन सभी एमओयू के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स को एक कुशल और सुनियोजित ग्राउंडिंग के द्वारा धरातल पर लाने के प्रयास भी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम पॉलिसी यहाँ निवेश कर रहे सभी उद्यमियों को बेहतर और सरल निवेश के लिए आकर्षित करने वाली है। बाबा केदार के धाम से निकली आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शिव रूपी वाणी 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा को मूर्त रूप देने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम लगातार अनवरत रूप से प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी पार्क में मौन उपवास किया। इस दौरान गन्ना किसान भी मौजूद रहे। हरीश रावत का कहना है कि हम बहुत दिनों से किसानों की आवाज को उठा रहे हैं। किसानों की गन्ना, धान, ज्वारी जैसी फसल चौपट हो गई है जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन सरकार मुआवजे के नाम पर किसानों को अपमानजनक मुआवजा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया है। मुंह से इस बात को उठा रही है, बल्कि आपदाग्रस्त किसानों का मामला है। बड़ी आपदा आई, किसानों की फसल चौपट हो गई, गन्ना, धान, चरी, बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन मुआवजे के नाम पर 1000 रुपये भी, 1100 रुपये भी, वो भी सबको नहीं और अपमान अलग से। गन्ने का खरीद मूल्य अभी भी घोषित नहीं किया। हमारी मांग है कि 425 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। खाद की मिल नहीं पा रही है, मूल्य अलग बढ़ गए, सब तरीके की दिक्कतें किसानों के सामने हैं। तो हमने
पहले से कुछ कार्यक्रम तय। देहरादून के एफआईआर में कल होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल की तैयारियों को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने फ्लीट का ट्रायल भी लिया है कि किस तरह से वीवीआईपी मूवमेंट रखा जाएगा। के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इस दौरान यहां पर रहने वाली है। आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो तैयारियां हैं वो भी पूरी हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो ट्रायल है वो यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से जो है यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के जो यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो किस तरीके से जो है यहाँ पर उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। उसमें जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर के जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन द्वारा जो है बनाई गई है। तमाम जो यहाँ पर फ्लीट है, फ्लीट भी आप देख सकते हैं कि फ्लीट यहाँ पर जो है इस दौरान लगी हुई है। तो इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देश विदेश के जो दौरे इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं, वो जो है एमओयू की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो एमओयू है वो भी 2.5 लाख करोड़ के जो एमओयू है वो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, जिससे एक बड़ा फायदा उत्तराखंड के युवाओं को मिलने वाला है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां काफी लंबे समय से यहाँ पर चल रही है। देहरादून से इंडिया 24 के लिए विनय सूद। तो इन्वेस्टर समिट को लेकर सजावट का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर डोईवाला और देहरादून तक सड़कों के साथ दीवारों और डिवाइडरों को भी सजाया और संवारा जा रहा है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड अध्यात्म और धार्मिक भूमि है। देश विदेश के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड की संस्कृति को उकेरा जा रहा है, ताकि उत्तराखंड की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ाया जा सके। ऐसे में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को अंतिम रूप देने में शासन प्रशासन जुटा हुआ है, जबकि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार रिहर्सल भी चल रही है। उत्तराखंड में हो रहा है और देहरादून में हो रहा है ये, और इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसमें आ रहे हैं और देश और विदेश के कई उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर पूंजी का निवेश वो करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, त्रिवेंद्र जी उसमें मुख्यमंत्री थे, और अभी भी यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री अपने पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में देश विदेश के उद्योगपति उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं और लगभग मैं समझता हूँ कि 2 लाख करोड़ से अधिक का यहाँ पर पूंजी का निवेश होगा। हरिद्वार के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने वाहनों की फिटनेस के लिए प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलने का विरोध किया। ट्रांसपोर्टर्स महासंघ के कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से हरिद्वार में सरकारी फिटनेस सेंटर खोलने की मांग की है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हरिद्वार जिले में प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलकर मैदानी क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा की है। प्राइवेट फिटनेस सेंटर से भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को बढ़ावा मिलेगा, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हम लोगों की नॉर्मली अगर आपके घर में भी एक 7 सीटर गाड़ी है, उसकी फिटनेस जो भी आप 1000-1500 रुपये में आरटीओ दफ्तर में जाके करा लेते हो, उस गाड़ी की आप अपनी गाड़ी की भी फिटनेस कराने वहाँ जाओगे, वही 12 से 13 हज़ार रुपये में कन्वे हो जाएगी। आरटीओ दफ्तर में फिटनेस सेंटर ना खोल के भादराबाद बाईपास पे पहले आरटीओ दफ्तर जाएंगे रोशनाबाद, फिर भादराबाद बाईपास फिटनेस को अप्रूवल करवाने के लिए वहाँ जाएंगे। कोई भी फिटनेस 3 से 4 दिन से कम में नहीं होगी। सरकार कह रही है भ्रष्टाचार खत्म करना है, सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की एक चाबी और दे दी है। जो कमर्शियल वाहन है जिला हरिद्वार के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक यहाँ पर प्राइवेट फिटनेस सेंटर दे दिया, जबकि हमारी पहले से फिटनेस आरटीओ ऑफिस में होती आ रही है। सभी आरटीओ ऑफिस में, संभागीय परिवहन कार्यालयों में होती है फिटनेस और सब अधिकारी लोग करते हैं। तो या तो सरकार को अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं है, बाबू पर विश्वास नहीं है, तो उन्हें हटाओ, भगा दो, सब कुछ छुट्टी कर दो, सबकी प्राइवेट में ही दे दो सब कुछ। जब अगर विश्वास है तो फिटनेस उनसे कराएं। हम प्राइवेट संस्था से फिटनेस नहीं कराएंगे।
आज इस चीज़ पे आ गए हैं कि आप लोगों ने जो भेदभाव किया है ये उचित नहीं है, और ये जनता जानने लगी है कि आप प्लेन की जनता के साथ में ये जो कृत्य कर रहे हैं ये अशोभनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और अपनी हर तरीके से आपके साथ हमारी संवेदना जुड़ी हुई है, और हम फिर भी आग्रह करते हैं कि आप ऐसा ना करें, जनता के साथ में एक ही कानून रखें पूरे प्रदेश में, या तो सरकारी फिटनेस सेंटर पूरे प्रदेश में बने या ये लागू ही ना हो। जैसा चल रहा था वैसा चलना चाहिए, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, नियम के अंदर किसी तरीके की मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह और निवेदन भी है कि हमारे साथ न्याय संगत तर्क। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक उत्तरायणी मेला 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में जनपद के जनप्रतिनिधि, व्यापारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के सुझाव भी लिए गए, साथ ही विचार विमर्श भी किया गया। इसके साथ ही तय किया गया कि इस वर्ष उत्तरायणी मेला 7 दिन चलेगा, जिसका शुभारंभ 14 जनवरी और समापन 20 जनवरी को होगा। इस बार मेले की जो अवधि है, हमने 7 दिन की मेले की अवधि निर्धारित की है। तीसरा हमारा हाई कोर्ट का एक पिटीशन हुई है, जिसमें जो सरयू बगड़ में दुकानें लगती थी वो सरयू बगड़ में इस बार दुकानें ना लगाई जाए। तो हमारे लिए थोड़ा चैलेंज ये रहेगा कि हम अन्य दुकानों को कहाँ शिफ्ट करें। उसके लिए आज एक टीम भी गठित की गई है, ताकि वो पूरा सर्वे करते हुए जहाँ जहाँ कहीं पर हमें पॉसिबिलिटी मिलती है वहाँ पर दुकानों को लगाए, ताकि व्यापारियों को नुकसान ना हो और मेले में हमारी इनकम भी जनरेट। बहादुराबाद में संजीव चौहान उर्फ दाताराम चौहान को भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर दशहरा मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने संजीव चौहान को पगड़ी पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन बेदी से जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति धर्म व जातिवाद पर बात नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन बेदी किसी भी सूरत में किसानों का शोषण व उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा और किसानों के शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती के साथ संघर्ष भी करेगा। किसानों का गन्ने का भुगतान 5 साल से नहीं हुआ है। दूसरा नेशनल हाईवे रोड जो निकला है उसका भी अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। मैं 24 घंटे सब लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। गलत काम के साथ मैं बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, और गरीब आदमी अगर कोई बात नहीं सुनी जा रही उसके लिए मुझे क्या कहीं तक भी क्या उस आदमी के लिए मुझे बंद भी होना पड़ जाए थाने में, कोतवाली में, कहीं भी, उससे भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। भारतीय किसान बेदी परिवार की जो उत्तराखंड की कमान है, आज वो हमने दाताराम चौहान जी को सौंपी है, और दाताराम चौहान जी ने हमें आश्वासन दिया है कि पूरे उत्तराखंड में किसान मजदूरों की बात अधिकारियों को आगे रखी जाएगी। किसी भी किसान मजदूर के साथ कोई दुराचार नहीं करने दिया जाएगा। फसलों का मुद्दा है या टोलों का मुद्दा है तो उनकी बात भी उत्तराखंड में उठाई जाएगी। यह दाताराम जी ने हमारे साथ आश्वासन। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहा है। राज्य में विदेशी निवेशकों के साथ राजदूत भी शामिल होंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सभी तैयारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उचित मात्रा में बेड की व्यवस्था की गई है, साथ ही कुछ बेड रिजर्व भी रखे गए हैं। उत्तराखंड में और हमारे देहरादून में जब भी कोई इस तरह के समिट या वीआईपी मूवमेंट वाले कभी भी कार्यक्रम होते हैं तो दून हॉस्पिटल का एक इस तरह का रोल जरूर रहता है कि हम कंटिंजेंसी प्लान बनाकर रखते हैं। तो हमारे सभी डॉक्टर्स के नाम नोटिफाई रहते हैं वहाँ। इमरजेंसी में कोई भी दिक्कत है तो हमारी कार्डियक एम्बुलेंस, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे सभी क्रम के डॉक्टर, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, सभी प्रिपेयर रहते हैं। और इसमें कुछ बेड हम रिजर्व करके रखते हैं अपने मेहमानों के लिए। अगर कोई भी नीड है तो हम लोग हमेशा उसके लिए तैयार हैं। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रीपेड टैक्सी यूनियन का कार्यालय तोड़ा गया, जिससे नाराज टैक्सी मालिक और ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों ने भाजपा नेता हिमांशु चमोली के नेतृत्व में सीएम हाउस जाकर सीएम से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने तत्काल डीएम को उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सितारगंज में पावर हाउस के पास देर रात एक बाइक अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद व्यक्ति की हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज जारी है। बिष्टी चौराहे के पास कॉलोनी चौहान कॉलोनी वहाँ रहते हैं। ये खंबे से इनकी बाइक टकराई जिसमें इनको सर की चोट आई है और नाक कान गले से ब्लीडिंग हो रही है, जिसके चलते हमने प्राइमरी उपचार के बाद हायर सेंटर में रेफर करेंगे। डोईवाला के भानियावाला स्थित एक होटल में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि होटल में लगी अंग्रेजी शराब दुकान के साथ साथ अन्य 3 दुकान जलकर खाक हो गई। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत यह रही कि हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वाइन शॉप के कर्मचारी अंकित ने बताया कि हादसे में दुकान को करीब 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि बगल में ही स्थित कैंटीन संचालक अनिल जायसवाल को करीब 6 लाख का नुकसान हुआ है। मुझे फोन आता है कि आपकी दुकान में आग लग, तो पूछा गया कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो बगल की जो अवैध दुकानें हैं इनके चक्कर में आपको कोई आग सेक रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ, जो भी हुआ इनके चक्कर में हुआ है। उसके बाद हमारी दुकान में आग लगी। लगभग हमारे पास 10 गाड़ी फायर ब्रिगेड आई थी और एसडीआरएफ मौके पे थी, कोतवाली डोईवाला मौके पे थी, सीओ साहब खुद मौके पे आ गए थे। नुकसान लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास नुकसान हो चुका है। कैंटीन से और 6-7 लाख रुपये नुकसान हुआ इसमें। 11 बजे मैं यहाँ से गया हूँ, 11:15 बजे फ़ोन आ गया मेरे को कि दुकान में आग लग गई। जब तक मैं आया दुकानें खत्म हो चुकी थी, जल गए। ये शॉर्ट सर्किट रहा, सही चल रहा था। अब ये पेंट वेंट हो रहा है, यहाँ सब चीज़ें हट रही हैं, ये हटाओ वो हटाओ। अब पेंट वगैरह हुआ तो सारी तारें इन्होंने इकट्ठी कर दी, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। सीओ मंगलौर ने भगवानपुर थाने में पहुंचकर सरकारी दस्तावेजों का मुआयना किया, जिसमें काफी खामियां देखने को मिली। सीओ ने थाना प्रभारी को सुधारीकरण के निर्देश भी दिए। सीओ ने बताया कि थाने में साफ सफाई और सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव को चेक किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष को कमियां दूर करने की हिदायत दी गई है। अर्धवार्षिक जो है मुआयना था थाना भगवानपुर का, उसमें यहाँ का थाने का साफ सफाई, मालों का रख रखाव, सरकारी संपत्ति वगैरह उनको चेक किया गया है। जो भी कमियां हुई है उसमें थाना अध्यक्ष को हिदायत की गई है कि वो कमियां सही कर लें। कमियां दरअसल असलों में साफ सफाई ठीक नहीं है, सरकारी संपत्ति का रख रखाव सही नहीं था, और जो लावारिस माल है और जो बेतरतीब खड़े हैं थानों में, इन्हें सिस्टमेटिक करने के लिए हिदायत की। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग ने IRDT ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर सचिव प्राविधिक शिक्षा स्वाति भदौरिया ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने डांस और गाने प्रस्तुत किए। वहीं छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। उत्तराखंड में मैंने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, उत्तराखंड संस्कृति की एक धरोहर है, तो हम चाहते हैं कि जो छात्र छात्राओं में प्रतिभा है वो उभर के सामने आए। हम तकनीकी शिक्षा से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा मूलभूत उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं का चौमुखी विकास हो, हर क्षेत्र में वो नया आयाम स्थापित करें। और उसी कड़ी में हम लोग ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। हम लोगों ने 4 जोन में 18 पॉलिटेक्निक में बांटा, और जो विजयी हुआ है हर जोन में एक छात्र है, वो जो है जो प्रथम छात्र हैं और छात्र छात्राएँ वहाँ प्रतिभा कर रही हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि इससे एक नई सीख मिलेगी, उनको अपना हुनर और अपनी प्रतिभा का जो है दिखाने का एक अवसर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। इसी क्रम में यात्रा थराली विकासखंड के बैनौली और
तुंगेश्वर ग्राम पंचायत पहुंची, जहां खंड विकास अधिकारी नरेंद्र गिरी गोस्वामी के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष गंगा सिंह बिष्ट, पूर्व मंडल अध्यक्ष रंजीत नेगी और मंडल मंत्री सुरेंद्र सिंह रावत शामिल हुए, जिन्होंने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से आमजन को योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प की शपथ भी ली गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुख्य वक्ता गंगा सिंह बिष्ट ने स्थानीय जनता से विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की। संकल्प भारत यात्रा जो है 22 तारीख से हमारे इस विकासखंड में चल रही है और आज तुंगेश्वर में पहुंची हुई है। इस कार्यक्रम में विभिन्न जो हमारे 20 राष्ट्रीय ध्वजवाहक योजनाएं हैं उनकी जानकारी यहाँ पे लोगों को दी जा रही है और मेरी जुबानी मेरी कहानी कार्यक्रम चल रहा है, धरती करे पुकार कार्यक्रम चल रहा है और स्थानीय स्तर पे जो वंचित और पिछड़े लोग हैं उनको योजनाओं की जानकारी के साथ साथ जो है उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है। थराली विकास खंड की तुंगेश्वर ग्राम सभा में आज विकसित भारत अभियान की यात्रा पहुंची हुई है और इस यात्रा के परिप्रेक्ष्य में हमें भी पार्टी के द्वारा यहाँ पर आज मुख्य वक्ता नियुक्त किया गया था और काफ़ी तादाद में यहाँ पर ग्रामवासी पहुँचे हुए हैं। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्हें यहाँ पर जानकारी दी जा रही है और सरकार का जो उद्देश्य है, हमारी केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचे, उसका लाभ प्रत्येक हमारे जो है ग्रामवासी को मिले और जो है पीड़ित परिवार है जो गरीब हैं उनको मिले। खटीमा विकासखंड के दयूरी गांव में आराधना ज्वेलर्स के मालिक रमेश रस्तोगी पर कुछ अज्ञात नकाबपोशों ने उनकी दुकान में घुसकर गोलीबारी कर दी। गोलीबारी में रमेश रस्तोगी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें खटीमा नागरिक अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूछताछ में पता चला कि आरोपियों और रमेश रस्तोगी के बीच पैसे की लेनदेन को लेकर विवाद था। जो गांव पड़ता है जनकट चौकी से भी 7 किलोमीटर दूर, वहां पर कुछ 2-3 लोगों द्वारा आए गए और एक छोटी सी दुकान है, मतलब गहनों की छोटी सी दुकान, सुनार का दुकान है। उस दुकान के अंदर आके 2 लोगों द्वारा कुछ राउंड फायर कर लिया गया, तुरंत 3 लोग भाग गए करके। तो ये बड़ा हैरतन घटना है। बाद में उसको बरेली रेफर कर लिया गया और रेफर होते होते हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का संवेदनशीलता देखते हुए पूरे जनपद को हमने नाकाबंदी और सीलिंग करा दिया था। कम से कम 30 से 40 लोग हमारा टीम थी, जो बहुत बड़ी टीम थी और अलग अलग काम कर रही थी। तो हम लोगों ने मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस तीनों के माध्यम से काम किया। इन तीनों का समागम का नतीजा है कि हमको काफी इनपुट्स मिल गया और कड़ी इनपुट जो मिली, जब फोटोज को दिखा के एक जहाँ पे वो जीरो इन कर लिया, जहाँ पर वो छुपे रहते हैं, वहाँ पर हमको बहुत स्ट्रांग इनपुट मिला। उस स्ट्रांग इनपुट के आधार पर ये तीनों अभियुक्त जो वारदात में शामिल थे वो तीनों अभियुक्त पकड़ में आ गए। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।